Hello everyone. In this video, we are going to discuss Test 14 of Plus 2 CBSE of RN classes. Now this test contains two papers, paper 1 which is single answer type and paper 2 which is write the answer type in nature. Paper 1 contains 20 questions and the time limit was 45 minutes. So start करते हैं with the discussion of paper 1. But before starting the discussion, अगर आप benefit चाहते हो इस वीडियो से, then your focus must be on the concept. And one more important thing, the number of steps we are writing to solve each and every question. So starting with the very first question, that is, if y is equals to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, where x is lying between 0 and 1, then dy by dx at x equals to 1 by 2 is. अब देखो dy by dx कैलकुलेट करना है, सबसे पहले माइंड में आता है क्यों ना हम इसका डेरिवेटिव सीधा निकाल दें, बट सीधा डेरिवेटिव निकालने के लिए यहां लगाना पड़ेगा चेन रूल विच इज कॉम्प्लिकेटेड. तो अगर आप ध्यान दो, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 tan इनवर्स x. ऑफ कोर्स ये हम तभी लिख सकते हैं ओनली व्हेन दिस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. और डेफिनेटली x 0 से 1 में है तो डेफिनेटली x 0 से बड़ा ही है. वी कैन राइट cos इनवर्स ऑफ दिस एज 2 tan इनवर्स x. अब डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान है. dy by dx विल बी इक्वल्स टू 2 एज इट इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड जैसे ही x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 by 2, वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 8 by 5 विच इज ऑप्शन. Now the next question is, कहता है if y is equal to tan inverse x satisfying this condition, then the value of k square is. अब देखो क्लियरली नजर आ रहा है कंडीशन में मेरे को d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर dy बाई dx दोनों नजर आ रहे हैं. तो इट मीन्स मेरे को y is equal to tan inverse x को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. So differentiating both sides with respect to x, we will get dy by dx is equals to tan inverse x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square. अब जैसे ही मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, यहां लगेगा क्वेश्चन रूल. तो क्वेश्चन रूल से बेटर है मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं. अब अगर आप ध्यान दो, यहां डेरिवेटिव पे लगेगा प्रोडक्ट रूल. Now differentiate both sides with respect to x. तो प्रोडक्ट रूल लगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस नाउ सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज 2x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे है कांस्टेंट क्वांटिटी जिसका डेरिवेटिव 0. अब अगर आप ध्यान दो, ये कंडीशन और ये कंडीशन बिल्कुल सेम नजर आ रही है. जैसे ही आप कंपेयर करोगे k की वैल्यू मिल जाएगी 2, हमसे पूछा k स्क्वायर विच इज 4, तो आंसर इज ऑप्शन बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, कहता द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. The rate of change of its surface area when radius is 20 centimeter is. अब ध्यान से देखो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो जस्ट गो विद द फ्लो. मींस सबसे पहले देखो गिवन कंडीशंस क्या है. कहते रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ दिस. अगर रेडियस r है, वी आर गिवन dr बाई dt विच इज 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. And what we have to find? Target.
the rate of change of its surface area. If surface area is S, then we have to find ds by dt when radius is 20 सेंटीमीटर. ये हमें फाइंड करना है. अब देखो गिवन है dr by dt, फाइंड करना है ds by dt. ये तभी मिलेगा जब हमें s एंड r में रिलेशन मिल जाए, मीन्स सरफेस एरिया एंड रेडियस में रिलेशन. एंड दैट वी नो स्फीयर का सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई r स्क्वायर. ये मिल गया s और r में रिलेशन. अब अगर गिवन कंडीशन का यूज करना है तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t. तो ds by dt will be equals to 4 pi constant as it is, r square का डेरिवेटिव 2r एंड यूजिंग चेन रूल r का डेरिवेटिव dr by dt. dr by dt की वैल्यू जैसे ही सब्स्टिट्यूट करूंगा 0.2, रेडियस 20, so we will get the final answer which turns out to be 32 pi centimeter square per second and that is option. Now the next question is, कहता है if f of x is given is continuous in this given interval then value of p is. अब फंक्शन हमें गिवन है इज कॉन्टिन्यूअस, तो p की वैल्यू फाइंड करनी है. तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल पे तो क्लियरली नजर आ रहा है जीरो पे डेफिनेशन चेंज हो रही थी, तो जीरो पे भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए. तो अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0. पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी, ध्यान से जब भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी की बात हो इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी सेम एज राइट हैंड लिमिट, मस्ट बी सेम एज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0. सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की. लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब that limit of the function when x is approaching to 0 from left side, मतलब x 0 से जस्ट छोटा. अब x 0 से अगर छोटा है, जस्ट छोटा, तो क्लियरली नजर आ रहा है ये डेफिनेशन में x 0 से छोटा, तो फर्स्ट डेफिनेशन का यूज करेंगे. f of x की जगह पे ये फंक्शन आ गया दैट इज रूट ऑफ 1 प्लस पी एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस पी एक्स होल डिवाइडेड बाय x. अगर इस फंक्शन की लिमिट हमने इवेल्युएट कर ली, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी हमारे पास. तो लिमिट इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमेशा फॉर्म चेक करते हैं. x को 0 रख दो, डिनोमिनेटर 0, न्यूमिनेटर में x की जगह 0 रखोगे तो वो भी 0 बन जाएगा. तो 0 बाय 0 फॉर्म. अब जब भी 0 बाय 0 फॉर्म बनती है तो हमारी कोशिश होती है जिस फैक्टर के कारण 0 बाय 0 फॉर्म बनी वो फैक्टर कैंसिल आउट हो जाए. अब वो फैक्टर कैसे कैंसिल होगा, रूट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सीधा माइंड में आता है रैशनलाइज कर दो एंड आफ्टर रैशनलाइजेशन वी विल गेट 1 प्लस पी एक्स माइनस 1 माइनस पी एक्स होल अपॉन एक्स एंड इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस पी एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस पी एक्स. एंड क्लियरली नजर आ रहा है जैसे ही मैं ये ब्रैकेट्स ओपन करूंगा, ध्यान से बाहर नेगेटिव है तो साइंस विल चेंज, नेगेटिव और ये बन गया पॉजिटिव. तो इनफैक्ट -1 प्लस 1 हुआ कैंसिल आउट, पी एक्स प्लस पी एक्स ये बन जाएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ पी एक्स. एंड इनफैक्ट ये x से x भी कट गया, कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया जिसके कारण 0 बाय 0 फॉर्म बनी. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अब मैं इस पूरे में x की जगह 0 रखूंगा, न्यूमिनेटर में बचा सिर्फ 2p एंड डिनोमिनेटर में x को 0 रखा, ये टर्म 0, ये भी टर्म 0, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2. तो फाइनली लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई मेरे पास p, लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह रखा p. नाउ वी हैव टू इवेल्युएट राइट हैंड लिमिट. अब राइट हैंड लिमिट की अगर बात करें, राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम राइट साइड. इसका मतलब x 0 से जस्ट बड़ा. अगर x 0 से बड़ा है
फर्स्ट डेफिनेशन में x 0 से छोटा, सेकंड डेफिनेशन में x 0 से बड़ा। अब की बार हम यूज करेंगे सेकंड वाली डेफिनेशन, और मेरे ख्याल में बिल्कुल सीधा सीधा नजर आ रहा है। इस फंक्शन की लिमिट जैसे ही इवेल्युएट करेंगे, x को 0 रखो तो वी विल गेट 1/-2। तो राइट हैंड लिमिट आ गई -1/2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। वैसे इसको अगर ना भी निकालें, ये दोनों जब इक्वल हुए तो p की वैल्यू सीधी सीधी नजर आ रही है, दैट इज -1/2 विच इज ऑप्शन डी। Now passing on to the next question, that is the point of local minima of this function in this given interval is। देखो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा के लिए सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट्स पता होने चाहिए, और क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे पता चलेंगे? जहां डेरिवेटिव इस फंक्शन का या तो 0 हो जाए या फिर डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड हो जाए। फॉर दैट वी नीड डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, f dash x will be equals to secant x का डेरिवेटिव secant x into tan x and plus log of this, इसका डेरिवेटिव, इस पूरी क्वांटिटी को u मान लिया, log u का डेरिवेटिव 1/u एंड यूजिंग चेन रूल इस u का डेरिवेटिव cos स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 cos x एंड अगेन यूजिंग चेन रूल इस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, और इधर आएगा cos स्क्वायर x। तो एक बेनिफिट मिला cos x से, ये cos x एक तो कैंसिल आउट हुआ, तो वी आर लेफ्ट विद secant x tan x माइनस sin by cos विच इज tan x। तो tan x कॉमन, तो वी विल गेट secant x माइनस 2। तो डेरिवेटिव तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? जहां डेरिवेटिव 0 हो जाए। अब डेरिवेटिव 0 का मतलब f dash x equals to 0 implies this product is 0, either first quantity is 0 or this second quantity is 0। अगर सेकंड क्वांटिटी 0 हुई तो secant x will be equals to 2। और क्रिटिकल पॉइंट्स कहां से मिलेंगे? जहां डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड हो जाए। टेंजेंट नॉट डिफाइंड कहां पे होगा? टेंजेंट इज साइन बाय कॉस, जहां डिनोमिनेटर 0 हो जाए, cos 0 एंड ऑफ कोर्स secant नॉट डिफाइंड कहां होगा? secant इज 1/cos, अगेन डिनोमिनेटर 0 हो जाए जहां पे cos x इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिलेंगे वो क्रिटिकल पॉइंट्स जहां या तो लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा या लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले टेंजेंट x 0, वो भी इस गिवन इंटरवल में, तो क्लियरली नजर आ रहा है टेंजेंट x 0 होगा when x will be equals to 5। secant x equals to 2, एक x मिल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज π/3, और secant दोबारा पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो एक एंगल मिलेगा मेरे को फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल दैट इज 2π माइनस π/3, सिंप्लीफाई करा तो ये आ गया 5π/3। अब नेक्स्ट चेक करें, cos x इक्वल टू 0, cos x 0 होगा when x will be π/2 and 3π/2। तो these are the 5 critical points। तो सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे ही या तो लोकल मिनिमा मिलेगा या लोकल मैक्सिमा मिलेगा। तो अब अगर आप ध्यान दो, π/6 कहीं पे भी नहीं है तो ये रिजेक्ट हो गई, π/4 कहीं पे भी नहीं है, ये भी रिजेक्ट हुआ, 5π/6 ये भी कहीं नहीं आया तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो आंसर इज ऑप्शन डी। तो आगे प्रोसीड करने की, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, कहता है इफ y इज इक्वल टू दिस प्लस दिस देन dy/dx इज इक्वल टू। तो सीधा सीधा नजर आ रहा है डेरिवेटिव हमें निकालना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड पे आया dy/dx, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये क्लियरली नजर आ रहा है दिस इज ऑफ द फॉर्म वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल, बेस में भी एक्स वाली टर्म, पावर में भी एक्स वाली टर्म, तो इसका डेरिवेटिव सीधा सीधा नहीं निकलेगा।
लेट दिस क्वांटिटी बी इक्वल्स टू यू एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स। ऐसे केस में डेरिवेटिव निकालने के लिए हम कंसीडर करते हैं लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लेने का बेनिफिट एक्स की जो पावर में है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग ये आ जाएगा आगे। तो लॉग यू विल बी इक्वल टू लॉग एक्स, ये पावर आ गई आगे, और इंटू लॉग एक्स ये बन गया लॉग एक्स का स्क्वायर। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग यू का डेरिवेटिव 1 बाई यू एंड यूजिंग चेन रूल इस यू का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स। एंड हियर इस पूरी क्वांटिटी को u मानते हुए u स्क्वायर का डेरिवेटिव विच इज 2 इंटू यू की जगह पे log x एंड यूजिंग चेन रूल इस u का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। तो ध्यान से हमें चाहिए सिर्फ du बाई डी एक्स। तो इस u की साइड चेंज करी और इंटू u की जगह वापिस रखा, इस पूरी क्वांटिटी को u माना था x रेज टू पावर log x। तो इसका डेरिवेटिव आ गया x raised to the power log x into this complete quantity 2 times log x by x and plus इसका डेरिवेटिव। अब देखो ये डेरिवेटिव दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, log x का होल स्क्वायर। ये देखो अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड छोड़ दो log x का होल स्क्वायर, ये डेरिवेटिव अभी अभी निकाला 2 log x by x। एंड जैसे ही अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे नजर आ रहा है दोनों टर्म्स में से 2 log x by x कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद x रेज टू पावर log x एंड प्लस ये कंप्लीट क्वांटिटी बाहर जा चुकी है तो 1। तो जैसे ही अब आप कंपेयर करोगे तो ये मैच कर रहा है विद ऑप्शन सी। नाउ पासिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कहता लेट f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, देन ऑप्शंस भी रीड कर लो। कहता ऑप्शन ए f इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू n पाई वेयर n इज एन इंटीजर। ऑप्शन बी इज f इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। सी ऑप्शन f इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल and option D is f is not continuous at x equal to n pi। तो देखो हर ऑप्शन में कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करी हुई है। तो अब अगर आप ध्यान दो ये जो फंक्शन है ये बना है कॉम्पोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस की हेल्प से। कौन से 2 फंक्शंस? वन इज sin x एंड अनदर मॉडुलस फंक्शन। एंड वी नो sin function is everywhere continuous and modulus function is also continuous at every point of its domain। तो ध्यान से sin x एंड मॉडुलस फंक्शन दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनकी कॉम्पोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगी। तो डेफिनेटली ये जो फंक्शन है ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गई। अब बची ए बी सी, इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। अब तीनों ऑप्शंस में अगर आप ध्यान दो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस और साथ में कहता नॉट डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबिलिटी जब भी चेक करनी होती है सबसे पहला मेथड है अगर फंक्शन का ग्राफ बन जाए, ग्राफ से हम डिफरेंशिएबिलिटी बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। लेट्स ट्राई to draw the graph of this function y equals to mod of sin x। तो सबसे पहले sin x का ग्राफ हमें आता है that is this way 0 pi 2 pi 3 pi and so on, ये कंटिन्यूअली चलता जाएगा। एंड सिमिलरली इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑल्सो -pi -2 pi। बट एक्चुअल में मेरे को sin x का ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, मेरे को ग्राफ किसका ड्रॉ करना है y इक्वल टू मॉड ऑफ sin x का। अब मॉड का मतलब अगर इनपुट पॉजिटिव है तो उसका मॉड पॉजिटिव रहता है, अगर इनपुट नेगेटिव है तब भी उसका मॉड कैसा आता है? पॉजिटिव। तो अब अगर आप ध्यान दो इसका बेनिफिट, ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव तो इन सबका मॉड पॉजिटिव ही रहेगा।
अब ये सारी वैल्यूज नेगेटिव, इन सबका मॉड हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये ग्राफ बनेगा लाइक दिस। अगेन पॉजिटिव वैल्यूज, तो इन सबका मॉड अगेन पॉजिटिव रहेगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली हेयर ऑल्सो, ये सारी वैल्यूज नेगेटिव, इनका मॉड पॉजिटिव हो जाएगा, अगेन ये पॉजिटिव है तो इनका मॉड भी पॉजिटिव। तो क्लियरली नजर आ रहा है यहां पे मिल गया मेरे को कॉर्नर पॉइंट, एंड जब भी ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट्स नजर आ जाए तो वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब आप ध्यान दो, ये कॉर्नर पॉइंट्स कहां पे मिल रहे थे? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। तो क्लियरली नजर आ रहा है ये जो गिवन फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है, कहां पे? n पाई पे। तो इट मींस कॉन्टिन्यूस तो एवरीवेयर होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू n पाई। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, कहता है लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस गिवन फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 2,4 इज। अब ऑप्शंस भी अगर ध्यान से देखो, ऑप्शन ए नॉट एप्लीकेबल, बी, सी एंड डी में कहता वेरीफाइड फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ सी। तो सबसे पहले हम एप्लीकेबिलिटी चेक कर लेते हैं। कैसे? दो कंडीशन चेक करनी है, वन इज डिफरेंशिएबिलिटी ओवर द ओपन इंटरवल, सेकंड कॉन्टिन्यूटी ओवर द क्लोज्ड इंटरवल। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करा, एफ डैश एक्स, दैट इज इसको u मानते हुए रूट u का डेरिवेटिव 1/2 रूट u, एंड यूजिंग चेन रूल इस u का डेरिवेटिव दैट इज 2x। तो क्लियरली नजर आ रहा है 2 से 2 कटा। ये जो आपके पास फॉर्मूला बना, दिस फॉर्मूला इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल्स फ्रॉम -∞ टू -2। -2x की जगह रखूंगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ध्यान से, नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 2 टू ∞। इन सब रियल वैल्यूज के लिए ये फॉर्मूला डिफाइंड है। इट मींस इन सब रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। तो इन सब रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, बट हमें सिर्फ बात करनी है इस पर्टिकुलर इंटरवल पे। ये सारी वैल्यूज इस इंटरवल में कवर भी हो रही हैं। तो इट मींस फंक्शन f of x is differentiable in the open interval 2,4 and continuous in closed interval 2,4. So it means LMVT is definitely applicable on this function in this given interval. So it means option A तो रिजेक्ट हो गई। अब अगर LMVT applicable है, then there must exist at least one C in open interval 2,4 such that f dash C will be equals to f of B minus f of A upon B minus A। f dash C को हमने कैलकुलेट करा हुआ है, x की जगह रखो C, तो C अपॉन रूट ऑफ C स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू f ऑफ b, b की जगह पे आया 4, ओपन इंटरवल a कॉमा b, तो b की जगह 4 एंड a की जगह पे 2, b की जगह पे 4, a की जगह पे रखो 2। तो f ऑफ 4 फंक्शन में x की जगह 4 रखा तो 16 माइनस 4 रूट 12 विच इज 2 रूट 3 माइनस f ऑफ 2। फंक्शन में x की जगह 2 रखो तो 4 माइनस 4 वो बन गया 0 अपॉन 2। तो क्लियरली नजर आ रहा है, अब जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली c की वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस रूट 6। बट हमें ऐसा c चाहिए जो इस ओपन इंटरवल में लाई करता हो, एंड दैट इज ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 6। So it means answer is option B. Now the next question is, कहता है if f of x is equal to sin square x minus sin x and the given interval is 0, pi, then options read करी f of x is strictly increasing,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो बेसिकली हमें इंटरवल्स ऑफ स्ट्रिक्ट इंक्रीज, स्ट्रिक्ट डिक्रीज ही चेक करने हैं, और ये हमें पता चलेंगे ओनली विद द हेल्प ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? जहां डेरिवेटिव या तो जीरो हो जाए या डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड हो जाए। So for that we need to find derivative f dash x will be equals to sin square x का derivative 2 sin x and using chain rule sin का derivative cos x and minus sin का derivative cos x। तो नजर आ रहा है cos x will be common, तो बचा हमारे पास 2 sin x minus 1। For critical points हमें चेक करना है जहां डेरिवेटिव जीरो हो जाए या फिर डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड। क्लियरली नजर आ रहा है cos एंड sin दे आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल्स, तो ये नॉट डिफाइंड तो कहीं होंगे ही नहीं। तो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे जहां डेरिवेटिव जीरो हो जाए। डेरिवेटिव जीरो मतलब प्रोडक्ट ऑफ दीज क्वांटिटीज जीरो, इधर फर्स्ट विल बी जीरो और सेकेंड फैक्टर जीरो। सेकेंड फैक्टर जीरो होगा तो साइन एक्स आ जाएगा 1/2। और क्रिटिकल पॉइंट्स भी हमें ढूंढने इन दिस गिवन इंटरवल ओनली 0 to पाई। अब 0 to पाई में cos x जीरो कब होगा? व्हेन x इज π/2 और sin x 1/2। साइन एक्स पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सेकेंड क्वाड्रेंट में भी, तो x की दो वैल्यूज मिल गई, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6 एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/6 विच इज 5π/6। तो दीज आर दी 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। तो एक काम करते हैं, रियल नंबर लाइन पे मार्क कर लेते हैं 0 से पाई तक, और बीच में 3 क्रिटिकल पॉइंट्स π/2, π/6, 5π/6। तो पहले आया π/6, फिर π/2 एंड देन 5π/6। तो इंटरवल्स ऑफ स्ट्रिक्ट इंक्रीज या स्ट्रिक्ट डिक्रीज फाइंड करने के लिए हर इंटरवल में हमें डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। तो सबसे पहले 0 से π/6 इस इंटरवल की बात कर लेता हूं। अब इस इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसे चेक करें? सीधा सीधा नजर आ रहा है 0 से π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स, cos x इज ऑलवेज पॉजिटिव। cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होता है। और इस फैक्टर का साइन अब कैसे चेक करूं? 0 से π/6 मींस ये है 30 डिग्री। 0 से 30 डिग्री में कोई भी स्टैंडर्ड एंगल पिक कर लो, 15 डिग्री पे हमें वैल्यूज याद रहती हैं, तो मैं इस इंटरवल में से एक एंगल 15 डिग्री पिक कर लेता हूं, यहां पुट कर देता हूं। तो 2 इंटू साइन 15 डिग्री √3 - 1/2 √2 -1। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, एलसीएम लेते ही ये क्लियर हो गया, 3√3 - 1 -√2 होल डिवाइडेड बाय √2। क्लियरली नजर आ रहा है √2 इज 1.414 -1 ये बन गया -2.414 और प्लस √3 1.732। क्लियरली नजर आ रहा है ओवरऑल क्वांटिटी इज नेगेटिव, मतलब ये जो फैक्टर है इस इंटरवल में नेगेटिव है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ओवरऑल प्रोडक्ट नेगेटिव मींस f डैश x ये कंप्लीट डेरिवेटिव जो है लेस देन 0। और अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 है इट मींस फंक्शन इन दिस इंटरवल इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो 0 से π/6 में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। लेट्स सी, ऑप्शन ए में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल रिजेक्ट हो गई, ऑप्शन बी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अभी कुछ कह नहीं सकते, ऑप्शन सी f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0, π/6। एक तो मिल गया ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस अगर आप π/2, 5π/6 में चेक करोगे, यहां पे भी डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा, मींस इस इंटरवल में भी फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो फाइनली यू विल गेट ऑप्शन सी एज द आंसर। नाउ 10th क्वेश्चन इज, कहता इफ लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज k
then the value of 164k² is equals to, पूरा क्वेश्चन डिपेंडेंट है k की वैल्यू पे, और k की वैल्यू मिलेगी अगर हम ये लिमिट इवेल्युएट कर लें। तो क्लियरली नजर आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है। तो हमें जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आते हैं वो आते हैं अगर x 0 को अप्रोच करे। तो इसीलिए मैं यहां लगाऊंगा सब्स्टिट्यूशन। तो वी विल पुट x इक्वल्स टू π/2 प्लस h। क्यों? बिकॉज एज x अप्रोचेज π/2 h विल अप्रोच टू 0। तो लिमिट में क्या चेंजेस आ गई? लिमिट h अप्रोचेज 0, x की जगह पुट करा π/2 प्लस h, साइन ऑफ π/2 प्लस h बिकम्स cos h अपॉन x की जगह π/2 प्लस h पुट करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी विल गेट -2h का स्क्वायर। एंड जैसे इसको सिंप्लीफाई करा ये डिनोमिनेटर बन गया 4h²। एंड इनफैक्ट 4 बीइंग कांस्टेंट क्वांटिटी ये आ जाएगी लिमिट से बाहर। अब ये लिमिट इवेल्युएट करनी है, कैसे इवेल्युएट करेंगे? वैसे सीधा आंसर पता होता है, ये लिमिट का आंसर आ जाएगा 1/2। तो 1/4 इंटू 1/2 वी विल गेट द आंसर एज 1/8। बट क्वेश्चन इज ये 1/2 आया कैसे? 1 माइनस cos h अपॉन h², क्योंकि नीचे स्क्वायर्ड क्वांटिटी है तो हम न्यूमरेटर में भी स्क्वायर्ड क्वांटिटी जनरेट करेंगे। कैसे? बाय यूजिंग हाफ द एंगल रिजल्ट। 1 माइनस cos h इज 2 sin स्क्वायर h/2। अब आपको ये लिमिट इवेल्युएट करनी आती है, इवेल्युएट करोगे यू विल गेट द आंसर एज 1/2। फाइनली आंसर आ जाएगा 1/8। तो k की वैल्यू आ गई 1/8। इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो 164 इंटू 1/8 का स्क्वायर दैट इज 1/64। जैसे सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द आंसर एज 41/16 विच इज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज, कहता इफ f of x is given is differentiable everywhere then the value of 2a plus 3b whole square is। अब देखो अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें a एंड b की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो दो अननोन्स हैं, वी नीड 2 कंडीशंस। अब वो 2 कंडीशंस कैसे जनरेट करें? तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन्ड है गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एंड वी नो डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। तो इसका मतलब ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो इसका मतलब जहां डेफिनेशन चेंज हुई उस पॉइंट पे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2, जहां डेफिनेशन चेंज हुई। तो कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी मतलब, क्योंकि 2 के राइट साइड पे डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन ये है, 2 के लेफ्ट साइड पे फंक्शन की डेफिनेशन ये है। तो लेफ्ट राइट पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2। नाउ हाउ टू इवेल्युएट लेफ्ट हैंड लिमिट? मतलब फंक्शन की लिमिट व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब x 2 से जस्ट छोटा, 2 से जस्ट छोटा, ये 2 से बड़ा है, 2 से जस्ट छोटा ये आ गया। फंक्शन f of x इक्वल्स टू दिस। तो इसकी लिमिट हम निकालेंगे और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो लिमिट निकालने का मेथड सीधा x को रख देंगे 2। तो वी विल गेट -6b प्लस 7। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम राइट साइड, मतलब x 2 से जस्ट बड़ा। तो 2 से जस्ट बड़ा फर्स्ट डेफिनेशन यूज करेंगे, f of x इक्वल टू दिस, अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन, इसकी लिमिट x को सीधा पुट करेंगे 2। तो वी विल गेट 4 प्लस 4a प्लस b एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2। तो इक्वालिटी 2 पे इक्वालिटी फर्स्ट डेफिनेशन में, तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी डेफिनेशन यूज करेंगे फर्स्ट वाली, f of 2
x को 2 रखा तो यहां से भी हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 4a प्लस b। क्लियरली नजर आ रहा है, जैसे ही मैं फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट करूंगा तो आई विल गेट वन कंडीशन इन टर्म्स ऑफ a एंड b एंड दैट इज 4a, 6b की साइड चेंज करेंगे प्लस 7b, कांस्टेंट की साइड चेंज करी तो इक्वल्स टू 3। तो a एंड b में मेरे पास एक रिलेशन जनरेट हो गया। बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस अगर a एंड b में एक और रिलेशन जनरेट हो जाए तो वी कैन सॉल्व देम साइमल्टेनियसली टू गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। नाउ द क्वेश्चन इज दूसरा रिलेशन कैसे जनरेट करूं? अब देखो क्वेश्चन में गिवन था फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो इसका मतलब जहां डेफिनेशन चेंज हुई उस पॉइंट पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2, फॉर दैट कॉन्सेप्ट इज फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, बट वो हो जाएगा बड़ा। तो शॉर्ट वे में हम कैसे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2 फाइंड करें? नाउ लिसन केयरफुली। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे f डैश x फॉर x ग्रेटर देन 2। फंक्शन की डेफिनेशन, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस 2a एंड फॉर x लेस देन 2 फंक्शन की डेफिनेशन, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा माइनस 3b। बट हमें निकालना है डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 2। तो डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 के लिए हम क्या करेंगे? हम सीधा इस डेरिवेटिव की लिमिट इवेल्युएट करेंगे व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस f डैश x, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, x 2 से जस्ट छोटा, ये 2 से बड़ा, 2 से छोटा, ये डेफिनेशन यूज करेंगे। इसकी लिमिट कांस्टेंट फंक्शन है तो इसकी लिमिट आ जाएगी एज इट इज माइनस 3b मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ f डैश x। ध्यान रखना, अब हम सीधी सीधी लिमिट इवेल्युएट कर रहे हैं, वो भी डेरिवेटिव की। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट ऑफ दिस f डैश x व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 2 फ्रॉम राइट साइड, मतलब x 2 से जस्ट बड़ा। तो 2 से जस्ट बड़ा पॉलिनोमियल फंक्शन, इसकी लिमिट आप निकाल सकते हो। x को 2 रखा तो 4 प्लस 2a, तो यहां से भी a और b में एक रिलेशन जनरेट हो गया। इसकी साइड चेंज करी, कांस्टेंट की साइड चेंज करी, -4। नाउ सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a एज -37/2 एंड b की वैल्यू आ जाएगी 11। जैसे ही a एंड b की वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 16 एंड दैट इज ऑप्शन बी। नाउ 12th क्वेश्चन इज, कहता है इफ y इज इक्वल टू दिस एंड x इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज। अब देखो y एंड x दे बोथ आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ t, तो मतलब हमें पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन थी। तो एक तो मेथड है कि मैं dy बाई dx निकालूंगा, कैसे? dy बाई dt की हेल्प से एंड dx बाई dt की हेल्प से, बिकॉज दीज आर फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ t। बट देयर इज वन नाइस ऑब्जर्वेशन। कौन सी? अगर आप ध्यान दो 2 की पावर कॉस इनवर्स, इधर 2 की पावर साइन इनवर्स, एंड कॉस इनवर्स साइन इनवर्स, इन दोनों में बहुत नाइस रिलेशनशिप होता है। इन दोनों का सम दैट इज π/2। तो इसी ऑब्जर्वेशन का बेनिफिट उठाता हूं, दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई y इंटू एक्स, और जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से रूट के अंदर बेसिस सेम है तो पावर्स हो जाएंगी ऐड, तो 2 रेज़ टू पावर cos इनवर्स t प्लस sin इनवर्स t एंड दिस विल बिकम π/2 एंड 2 रेज़ टू द पावर π/2 दैट कंप्लीट क्वांटिटी इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो अब हमारे पास आ गया x इंटू वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजिली फाइंड कर सकता हूं। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। यूजिंग प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 प्लस, नाउ सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx इक्वल्स टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0।
बट हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहां फिर से लगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 प्लस नाउ सेकेंड एज इट इज इसका डेरिवेटिव आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा इजीली, बट ऑप्शंस अगर ध्यान दें तो किसी भी ऑप्शन में डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स यहां से आ जाएगा, y की साइड चेंज करी माइनस वाई एंड x से डिवाइड करा तो माइनस वाई बाई एक्स। अब अगर आप ध्यान दो dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स बन गया ट्वाइस ऑफ dy बाई डी एक्स, इसकी साइड चेंज करी तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू इंटू एक्स ऑफ कोर्स विल बी इक्वल टू -2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस वाई बाई एक्स एंड ऑफ कोर्स इस x की साइड चेंज करी तो फाइनली सिंप्लीफाई करने पे ये बन गया 2y बाई एक्स स्क्वायर विच इज ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट इज केस स्टडी 1 दैट इज Aryan is playing with modeling clay and he made a cylinder. He is adding clay to the cylinder in such a way that the solid remains in the shape of cylinder with height always thrice of the radius of the base. Condition है height is always thrice the radius of the base. If the volume of the cylinder is increasing at the rate of 50 centimeter cube per minute, volume of the cylinder is increasing at the rate of 50 centimeter cube per minute, then answer the following questions. So question 1 of this case study is the rate of change of radius when radius is 5 centimeter. तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कैलकुलेट करना है, अगर रेडियस r है we need to find dr by dt and for this given क्या है, volume of cylinder is increasing at this rate. If volume of cylinder is v, then we are given dv by dt is 50 centimeter cube per minute. And in fact एक रिलेशन और भी गिवन है, कहता हाइट ऑलवेज राइज ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस. इफ हाइट इज h, then height is always 3 times the radius of the base. तो देखो dr by dt कैलकुलेट करना है, dv by dt हमें गिवन है. तो अगर ये dr by dt फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें रिलेशन बताना चाहिए v एंड r में. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. बट एक मिनट, हमें तो रिलेशन v और r में चाहिए था, तो मेरे को h नहीं चाहिए. तो h की वैल्यू हम 3r फ्रॉम द गिवन कंडीशन यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास 3 पाई आर क्यूब. नाउ इन ऑर्डर टू यूज dv by dt we will differentiate both sides with respect to t. So dv by dt will be equals to 9 pi r square and using chain rule r का डेरिवेटिव dr by dt. अब जैसे ही मैं यहाँ पे dv by dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है, सब्स्टिट्यूट करूंगा तो डायरेक्टली dr by dt की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट टर्न्स आउट टू बी 2 by 9 pi centimeter per minute. And which is option B. Now question number 14 is the rate of change of height when height of the cylinder is 15 centimeter. तो हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट मीन्स dh by dt. तो dh by dt फाइंड करना है, यूज करना है dv by dt का. फॉर दिस we need relation between v and h. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच.
बट रिलेशन चाहिए v और h में, तो रेडियस को हम हाइट की टर्म्स में लिख सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन दैट r is h by 3. तो रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट pi by 9 h cube. Now in order to use dv by dt, differentiate both sides with respect to t. So dv by dt will be equals to pi by 9 as it is, h cube का डेरिवेटिव 3h square, using chain rule h का डेरिवेटिव dh by dt. तो जैसे ही हम dv by dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 50 एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर जो गिवन है क्वेश्चन में 15, तो सिंप्लीफाई करने के बाद वी विल गेट dh by dt as 2 by 3 pi centimeter per minute, and which is option D. Now passing on to next question, that is the rate of change of surface area when radius is 5 centimeter is. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया फाइंड करना है. इफ कैपिटल S इज द सरफेस एरिया, वी नीड टू फाइंड ds बाय dt. तो देखो ds बाय dt अगर फाइंड करना है और गिवन है रेडियस 5, तो हमें s और r में चाहिए रिलेशन. तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 pi r into r plus h. बट ध्यान से हमें चाहिए रिलेशन ओनली इन टर्म्स ऑफ s एंड r बिकॉज वी आर गिवन रेडियस. तो मेरे को h नहीं चाहिए, तो h को इन टर्म्स ऑफ r लिख सकते हैं यूजिंग द गिवन रिलेशन. तो h की वैल्यू 3r पुट करी, तो r प्लस 3r फाइनली बन गया 4r. तो s विल बी इक्वल टू 8 पाई r स्क्वायर. ds बाई dt फाइंड कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t. So ds by dt will be equals to 16 pi r, and using chain rule r का डेरिवेटिव dr by dt. तो r की वैल्यू हमें पता है, that is 5. जैसे ही पुट करा ये बन गया 80 pi, एंड dr by dt की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं इन क्वेश्चन नंबर 13 विच इज 2 by 9 pi. तो dr by dt की वैल्यू 2 by 9 pi, तो पाई से पाई हुआ कैंसिल, तो फाइनली आंसर आ गया 160 by 9, which is option C. Now the fourth question of this case study is the rate of change of curved surface area when height is 15 centimeter is. तो rate of change of curved surface area find करना है. तो if curved surface area is denoted by C, so we need to find dC by dt. तो dc बाई dt हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मेरे को कर्व सरफेस एरिया c और h में रिलेशनशिप मिल जाए. क्यों? बिकॉज इस बार हमें हाइट पे कंडीशन गिवन है. तो वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, बट कर्व सरफेस एरिया और हाइट में रिलेशन चाहिए, r नहीं चाहिए. तो r की वैल्यू हम इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं h by 3. तो वी विल गेट c is equal to 2 pi by 3h square. Now in order to find dc by dt, differentiate both sides with respect to t. So dc by dt will be equal to 2 pi by 3 h square का डेरिवेटिव 2h, and using chain rule h का डेरिवेटिव dh by dt. तो हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 15, एंड dh by dt हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इन क्वेश्चन नंबर 14, 2 by 3 pi. जैसे ही सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट द आंसर एज 40 by 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, एंड विच इज ऑप्शन ए. नाउ केस स्टडी 2 इज, कहता रोहन एन आर्किटेक्ट बिल्ड अ हाउस in which a window of master bedroom has the shape of a rectangle surmounted by an equilateral triangle given in this figure. So rectangle surmounted by an equilateral triangle. If perimeter of window is given to be 30, तो perimeter of window हमें given है 30 meters. Then answer the following question by using given information. Question number 17 is relation in x and y is. Of course, we are given perimeter
which is 30 meters. So perimeter of this window will be this side x plus this side which is same as y, and this side, because this is an equilateral triangle, तो अगर ये x है तो ये side length भी x, so it means ये side भी x, ये side भी x and this side is y. तो outer boundary वाली सारी sides को अगर हम add कर दें तो we will get x plus x plus x, that is 3x, and y plus y, that is 2y, will be equals to 30. So 3x plus 2y is 30, which matches with option C. And now the next question of this case study, area function in terms of only x. तो area function के लिए area of this window will be area of this rectangle plus area of equilateral triangle. Area of rectangle is x into y plus equilateral triangle का area, that is root 3 by 4 into side length का square. Side length is x square. But हमें area function चाहिए only in terms of x. तो ये x वाली term, ये x वाली term, y को replace करना है in terms of x, and वो हम लिख सकते हैं using this relation. तो x into y की value 30 minus 3x whole divided by 2 plus root 3 by 4 x square. अब जैसे ही हम इस ब्रैकेट को ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया फंक्शन मैच कर जाएगा ऑप्शन बी से. नाउ पासिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगुलर पोर्शन ऑफ विंडो फॉर विच एरिया ऑफ द होल विंडो विल बी मैक्सिमम. तो कहता हमें इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड फाइंड करनी है when area of this window is maximum. So we need to maximize this area. अब maximize कहाँ पे होगा, कैसे होगा? For that सबसे पहले हम निकालेंगे डेरिवेटिव. a dash x will be equals to 15x का डेरिवेटिव with respect to x is 15 minus सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव with respect to x, ये आ जाएगा 6 minus root 3 by 2 into x. After simplification, a dash x will be this quantity. In order to maximize the area, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट जहां डेरिवेटिव हो जाए 0. So put this quantity equals to 0. So 15 will be equals to 6 minus root 3 by 2 into x. तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन 6 माइनस रूट 3. तो डेरिवेटिव को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई दिस, दैट इज 30 अपॉन 6 माइनस रूट 3. एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला. अब क्वेश्चन अराइजेज, इज दिस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा? अब ये डिसीजन हम कैसे लेंगे? विद द हेल्प ऑफ डबल डेरिवेटिव टेस्ट. तो a डबल डैश x, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 और इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 6 माइनस रूट 3 बाई 2. अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट सेज दैट a डबल डैश ऑफ x की जगह डाल दो ये क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज 30 अपॉन 6 माइनस रूट 3. एंड ऑफ कोर्स यहां x वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो फाइनली हमारे पास यही क्वांटिटी आ जाएगी. एंड क्लियरली नजर आ रहा है a डबल डैश ऑफ दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, और क्योंकि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 30 अपॉन 6 माइनस रूट 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम. तो ध्यान से एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो इसी पे ही हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी. So it means area of this window will be maximum when x is equal to this. और हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड फाइंड करनी थी, ये साइड विच इज सेम एज x, तो हमें x की वैल्यू मिल गई, एंड विच इज ऑप्शन ए.
Now the last question of paper 1 is difference between the dimensions of rectangular portion of window for which area of the whole window will be maximum. तो ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया, एरिया ऑफ विंडो मैक्सिमम कब होगा, व्हेन x इज दिस. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन. डायमेंशंस है लेंथ x, ब्रेड्थ y, तो वी नीड टू फाइंड ओनली x माइनस y. x हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वी नीड टू फाइंड y, और y हम इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन. x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी. जैसे ही x एंड y की वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो दिस डिफरेंस टर्न्स आउट टू बी 15√3 minus 15 upon 6 minus √3, which is option. Now starting with the discussion of paper 2, question number 21 is, if y is equals to this, then write the value of dy by dx at x equals to 1. अब dy by dx अगर फाइंड करना है तो यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल. अब प्रोडक्ट रूल से बेटर है अगर टर्म्स प्रोडक्ट की जगह पे सम या डिफरेंस में होती. तो सम या डिफरेंस में चेंज करने के लिए आई विल अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो वी विल गेट log y equals to log of a into b into c, and we know log of a into b into c is log a plus log b plus log c. So using the property we will get log of 2x minus 1 plus log of 3x minus 1 and plus log of 4x minus 1. अब हम इनको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव 1 by y एंड यूजिंग चेन रूल y का डेरिवेटिव dy by dx, log ऑफ 2x minus 1 का डेरिवेटिव 1 upon 2x minus 1, यूजिंग चेन रूल इसका डेरिवेटिव 2. सिमिलरली log ऑफ 3x minus 1 का डेरिवेटिव 1 upon 3x minus 1, यूजिंग चेन रूल इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव 3. सिमिलरली इसका डेरिवेटिव 1 upon 4x minus 1 एंड यूजिंग चेन रूल 4x minus 1 का डेरिवेटिव 4. बट वी नीड dy by dx. तो dy by dx, तो ये 1 by y जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो दिस कंप्लीट इनटू y, और y की जगह पे आ गई ये क्वांटिटी, दैट इज 2x minus 1 into 3x minus 1 into 4x minus 1. एंड फाइनली हमें dy by dx फाइंड करना है एट x equals to 1. तो जैसे ही मैं x की जगह 1 रखूंगा, सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ जाएगा 29. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द फंक्शन f of x equals to this is continuous at x equal to 0, then write the value of f of 0. तो f of 0 की वैल्यू लिखने के लिए हमें जो कंडीशन गिवन है, दैट इज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0. तो फंक्शन एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है. पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी का मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज अप्रोचिंग टू दिस पॉइंट, दैट इज 0, इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0. तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 मिल जाएगी अगर हम फंक्शन की लिमिट इवेल्युएट कर लें एज x इज अप्रोचिंग टू 0. तो लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x की जगह पे आया x इंटू ई रेज टू पावर साइन x माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर x व्हेन x इज अप्रोचिंग टू 0. इस फंक्शन की लिमिट इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, आप फॉर्म चेक करो. As x approaching to 0, this is 0, 0 into something is 0, and डिनोमिनेटर में sin x भी 0 को अप्रोच करेगा, तो ये है 0 by 0 फॉर्म. तो जब भी 0 by 0 फॉर्म आती है तो हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है इधर हम कॉमन फैक्टर कैंसिल कर दें जिसके कारण 0 by 0 फॉर्म बनी, या फिर
हम स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई करते जाएं। तो अगर आप ध्यान दो e रेज़ टू पावर sin x माइनस 1, इस टर्म को देखते हुए स्टैंडर्ड रिजल्ट स्ट्राइक करता है e रेज़ टू पावर x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x when x is approaching to 0 is 1. तो सिमिलरली e रेज़ टू पावर sin x माइनस 1, तो डिनोमिनेटर में sin x होना चाहिए। तो वी विल राइट दिस एज x इंटू e रेज़ टू पावर sin x माइनस 1, इसके डिनोमिनेटर में sin x, और एक sin x बच गया, वो हम लिख लेते हैं x के डिनोमिनेटर में। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट यहां पे अप्लाई हो रहा है, e की पावर में जो क्वांटिटी वही डिनोमिनेटर में, एंड इनफैक्ट एज x विल अप्रोच टू 0 वी नो sin x विल ऑल्सो अप्रोच टू 0। बच गई ये क्वांटिटी। अगर आप इसको भी ऑब्जर्व करो, वी नो दैट sin x बाय x की लिमिट when x is approaching to 0 is again 1. So I can write this as 1 upon sin x by x. Of course 1 को डिवाइड करा, रेसिप्रोकेट करोगे, आपको वापस वही फंक्शन मिल जाएगा। नाउ लिमिट ऑफ दिस इज 1 एंड लिमिट ऑफ दिस एज x will approach to 0 sin x will also approach to 0, तो इसकी लिमिट भी आ जाएगी 1। तो फाइनली इस फंक्शन की लिमिट आ गई 1, तो मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज ऑल्सो 1। So this is the final answer. Now question number 23 is, कहता the curve y equals to this has a turning point at 3, -1. Then write the value of this expression. अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखने के लिए we need to find the values of a and b. दो अननोन, मतलब मेरे को दो कंडीशंस चाहिए। अब दो कंडीशंस कहां से लाऊं? फॉर दैट यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। कहता द कर्व दिस हैज अ टर्निंग पॉइंट एट दिस पॉइंट। इट मींस पहली बात, ये जो पॉइंट है ये इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो y की जगह पुट करा -1 एंड x की जगह पुट कर दिया 3। तो वी विल गेट वन रिलेशन इन टर्म्स ऑफ a एंड b। सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट -3a प्लस b इज इक्वल टू -10। अब एक रिलेशन a और b में अगर और मिल जाए तो हमें a एंड b की वैल्यूज भी मिल जाएंगी। सेकेंड कंडीशन कहां से जनरेट करूं? अगेन कहता कर्व दिस हैज अ टर्निंग पॉइंट एट दिस पॉइंट। अगर कर्व के ऊपर इस पॉइंट पे टर्निंग है तो इट मींस इस पॉइंट पे डेरिवेटिव होगा 0। तो डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx। क्वेश्चन रूल लगाया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव -a, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस नाउ न्यूमरेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज x -2, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1। एंड वी नो बिकॉज इस पॉइंट पे टर्निंग थी तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव होगा 0, तो डेरिवेटिव हमने इक्वेट कर दिया 0 के। एट दिस पॉइंट तो x को पुट कर दो 3। जैसे ही x को 3 पुट करेंगे तो वी विल गेट अनदर रिलेशन इन a एंड b विच इज 2a minus b equals to 3. Now solving these two relations simultaneously we will get the values of a and b, और a की वैल्यू आ जाती है 7, b की वैल्यू आ जाएगी 11। जैसे ही a and b की वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करोगे we will get the final answer as 40. Now question number 24 is, कहता है if derivative of sin inverse of this with respect to sin inverse of this is alpha, then write the value of alpha plus 7. अब देखो सबसे पहला स्टेप होता है आपको क्वेश्चन रीड करके उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट करना। नाउ इन दिस क्वेश्चन कहता इफ डेरिवेटिव ऑफ दिस, इफ आई कंसिडर दिस एज u, मीन्स इफ डेरिवेटिव ऑफ u
विद रिस्पेक्ट टू v, तो मीन्स u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v इज अल्फा। इसका मतलब वी आर गिवन दैट du by dv इज अल्फा। कहते देन राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 7। अगर अल्फा मिल जाए तो क्वेश्चन खत्म। इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा हमें du by dv फाइंड करना है। एंड अगर आप ध्यान दो, u इज फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, v इज ऑल्सो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, तो du by dv हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ du by dx एंड dv by dx। जैसे इन दोनों को डिवाइड करोगे you will get du by dx। तो सबसे पहले du by dx कैसे फाइंड करें? अगर मैं एज इट इज डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, चेन रूल लगेगा। इनफैक्ट जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्वेश्चन रूल भी लगेगा, दैट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो इसको इजी कैसे बनाऊं? अब ऑब्जर्वेशन, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी बजाय अगर यहां कॉस इनवर्स होता तो हम इस पूरी क्वांटिटी को यूजिंग प्रॉपर्टी लिख लेते 2 tan इनवर्स x। नाउ द क्वेश्चन इज, साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स कैसे जनरेट करूं? तो अगेन याद करो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज पाई बाय 2। तो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी आई विल राइट u एज पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड नाउ वी कैन राइट दिस क्वांटिटी एज 2 tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, du by dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 एज इट इज, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली v को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। v कैन बी रिटन एज 2 tan इनवर्स x डायरेक्टली, और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना इजी है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियरली नजर आता है। जैसे ही du by dx, dv by dx की वैल्यूज पुट करेंगे ये आंसर आ जाएगा -1, मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई -1। जैसे ही अल्फा की वैल्यू यहां प्लेस करेंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 6। नाउ पासिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, कहता है Frawley's theorem is verified for this function in this interval for some value of c, then write the value of 18c by pi। अब देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के ये बिल्कुल क्लियर है that Frawley's theorem is verified on this function over the given interval। तो एप्लीकेबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। We know Frawley's theorem is applicable। तो अगर Frawley's theorem एप्लीकेबल है तो अकॉर्डिंग टू Frawley's theorem there exists at least one c in open interval 0, pi such that f dash c will be equals to 0। Now in order to find the value of c we need to find derivative of the function। तो f dash x will be equals to sin square का डेरिवेटिव 2 sin x, यूजिंग चेन रूल sin x का डेरिवेटिव cos x, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 cos x, एंड यूजिंग चेन रूल cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x। ये वाला माइनस और cos का डेरिवेटिव माइनस sin, तो ये बन जाएगा प्लस इंटू sin x। एंड जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट f डैश x एज 4 sin x cos x। बट वी नीड f डैश c, तो x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे c, यहां भी x की जगह c, यहां भी x की जगह c, तो f डैश c आ गया 4 sin c इंटू cos c इज इक्वल टू 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ दीज क्वांटिटीज 0, इट मीन्स ईदर sin c इज 0 और cos c इज 0। अब साइन ऑफ विच एंगल इज 0,
इन दी ओपन इंटरवल 0, ऐसा कोई एंगल मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब साइन ऑफ एनी एंगल 0 इस इंटरवल में मिला ही नहीं। cos c इक्वल टू 0, हमने ढूंढना है आंसर इस इंटरवल में, तो दिस इंप्लाइज c मस्ट बी π/2 एंड इनफैक्ट इसके अलावा और कोई एंगल नहीं मिलेगा इस इंटरवल में जहां cos 0 हो जाए। तो c की वैल्यू मिल गई π/2। तो जैसे ही c की वैल्यू यहां रखेंगे π/2, वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 9। नाउ पासिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कहता है y इज इक्वल टू दिस satisfies this condition, then write the value of a plus b। अब a plus b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करनी पड़ेगी a एंड b की वैल्यूज। तो दो अननोन्स, वी नीड टू फाइंड टू कंडीशंस। अब वो दो कंडीशंस कैसे फाइंड करूं? हमें गिवन क्या था, दैट y इज इक्वल टू दिस सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, और इस कंडीशन में अगर आप ध्यान दो dy by dx भी है, d square y by dx square भी है एंड y भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहले मैं dy by dx, d square y by dx square फाइंड करता हूं। तो dy by dx डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव 3 इंटू e रेज टू पावर 4x, यूजिंग चेन रूल 4x का डेरिवेटिव 4 और इंटू 3 ये बन गया 12, प्लस ये 4 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव e रेज टू पावर 3x, यूजिंग चेन रूल 3x का डेरिवेटिव 3, तो ये बन गया 12। dy by dx आ गया हमारे पास। नाउ वी विल फाइंड d square y by dx square, फॉर दैट डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां आ गया d square y by dx square इक्वल्स टू ये 12 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव e रेज टू पावर 4x, यूजिंग चेन रूल 4x का डेरिवेटिव इंटू 4, तो ये बन गया 48। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, बन जाएगा 36 e रेज टू पावर 3x। dy by dx, d square y by dx square एंड y की वैल्यू इस कंडीशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वी विल गेट 48 e पावर 4x प्लस 36 e पावर 3x प्लस a इंटू dy by dx की वैल्यू 12 e पावर 4x प्लस 12 e पावर 3x एंड प्लस b इंटू y की वैल्यू दैट इज 3 इंटू e पावर 4x प्लस 4 इंटू e पावर 3x, दिस इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, ये ब्रैकेट्स ओपन करके लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। तो लाइक टर्म्स e पावर 4x वाली टर्म 48 प्लस a इंटू 12 इंटू e पावर 4x, तो 12a एंड b इंटू 3 इंटू e पावर 4x, तो 3b, इन सबके साथ आ गया e पावर 4x एंड रिमेनिंग टर्म्स e पावर 3x वाली टर्म्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास 36 प्लस 12a प्लस 4b इंटू e पावर 3x इक्वल्स टू 0। अब आपको ये सोचना है इन दो क्वांटिटीज का सम 0 कैसे हो सकता है। अगर आप ध्यान दो, ये क्वांटिटी कभी भी 0 हो ही नहीं सकती, एंड इनफैक्ट e रेज़ टू पावर 3x कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। तो फिर इन दोनों क्वांटिटीज का सम 0 के बराबर कैसे हो सकता है? ओनली अंडर वन कंडीशन, दैट इज जब ये कोएफिशिएंट 0 हो जाए एंड इसके साथ साथ ये टर्म का कोएफिशिएंट भी 0 हो जाए, एंड जैसे आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। a की वैल्यू आ जाएगी -7, b की वैल्यू आ जाएगी 12। तो जैसे ही a एंड b की वैल्यूज यहां प्लेस करेंगे तो वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 इज, कहता अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड टूवर्ड्स द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहता है इफ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट अलोंग द वॉल इज k सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन राइट द वैल्यू ऑफ 27k व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर्स अवे फ्रॉम द वॉल। तो इस सिचुएशन को हम सबसे पहले डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। इफ आई कंसिडर दिस एज ग्राउंड एंड दिस एज वॉल,
तो ये है लेडर जिसकी लेंथ हमें गिवन है 5 मीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता फुट ऑफ द लेडर जो है इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड टुवर्ड्स द वॉल, इस डायरेक्शन में पुल हो रही है। तो अगर मैं एट सम इंस्टेंट मान लू से ये डिस्टेंस है x मीटर और जो टॉप ऑफ द लेडर है ये मान लू फ्रॉम द ग्राउंड से y मीटर है, what we are given, if the foot of the ladder is pulled along the ground towards the wall, ये डिस्टेंस विद टाइम कम होता जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस इज गिवन, ये दिया हुआ है टुवर्ड्स दी वॉल हम पुल कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीन्स dx by dt इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड जैसे ही ये बॉटम टुवर्ड्स दी वॉल पुल होगा तो ये जो टॉप है ये अलोंग दी वॉल ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये हाइट जो है विद टाइम इंक्रीज करती जाएगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t इज गिवन एज k सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 27k। फॉर दैट k की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब k की वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे अगर हमें x और y में मिल जाए एक रिलेशन, और वो रिलेशन हम इजीली ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। नजर आ रहा है x एंड y जो है वो इस राइट एंगल्ड ट्राइंगल के पार्ट है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी विल गेट x स्क्वायर, बट ध्यान से ये सारे यूनिट्स सेंटीमीटर में है तो इनको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो वी विल गेट 100x का स्क्वायर प्लस 100y सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। एंड ऑफ कोर्स जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इन कंडीशंस का यूज करने के लिए हमें dx by dt dy by dt जनरेट करने, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो वी विल गेट x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यूजिंग चेन रूल x का डेरिवेटिव dx by dt, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, यूजिंग चेन रूल y का डेरिवेटिव dy by dt एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। x की वैल्यू ये देखो गिवन कंडीशन व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, उस इंस्टेंट पे हमने k की वैल्यू ढूंढनी है। तो x की वैल्यू 4, तो ये बन गया हमारे पास। ध्यान से अगेन ये यूनिट सेंटीमीटर में है और ये मीटर्स में था, तो ये बना 400 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा 800 इंटू dx by dt की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू dy by dt हमें ऑलरेडी पता है k इंटू y की वैल्यू। अब y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें? अब ध्यान से when x is 4 तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हम इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 300। अब यूजुअली जब हम इस वे में प्रोसीड करते हैं एक कॉमन एरर कमिट कर देते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से रीड नहीं करते। क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से रीड करो, कहता जो बॉटम ऑफ द लेडर है पुल्ड अलोंग द ग्राउंड टुवर्ड्स द वॉल। इसका मतलब जैसे ये बॉटम इधर की तरफ आएगा तो ये x डिस्टेंस धीरे 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 कम होता जाएगा। तो इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ x will always be negative। तो यहां हमेशा ध्यान से काम करेंगे, अदरवाइज आंसर में गड़बड़ होगी। तो यहां आएगा dx by dt की वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही हम यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ k एज 16/6। जैसे ही k की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वी विल गेट द फाइनल आंसर एज। Now passing on to question number 28, that is, if the minimum value for this function over this closed interval occur at x equal to k, then write the value of 2k square। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है
in order to solve the question. अब k की वैल्यू फाइंड कैसे करें? देखो कहता इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू अकर करती है एट x इक्वल टू k. द मिनिमम वैल्यू का मतलब वी हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. अब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x, 2x क्यूब का डेरिवेटिव 6x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x एंड -12x का डेरिवेटिव -12. और क्लियरली नजर आ रहा है 6 कॉमन आ जाएगा तो वी विल गेट x स्क्वायर माइनस x माइनस 2. तो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं फर्दर, दे आर x माइनस 2 इंटू x प्लस 1. तो f डैश x तो आ गया हमारे पास. अब फाइंड करेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट्स. अब क्रिटिकल पॉइंट्स कहां से मिलते हैं? जहां डेरिवेटिव हो जाए 0 या फिर डेरिवेटिव हो जाए नॉट डिफाइंड. अब क्लियरली नजर आ रहा है डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड तो किसी भी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. तो क्रिटिकल पॉइंट्स कहां से मिलेंगे? ओनली वेयर द डेरिवेटिव इज 0. तो डेरिवेटिव को 0 करेंगे तो इधर दिस फैक्टर इज 0 और दिस फैक्टर इज 0. फर्स्ट फैक्टर 0 हुआ तो x की वैल्यू आ गई 2, सेकेंड फैक्टर 0 हुआ तो x आ गया -1. ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स along with end points of this given interval, that is x equals to -2 and x equal to 4. तो इन चारों पॉइंट्स पे अब हम फाइंड करेंगे फंक्शन की वैल्यू. तो f of 2, x को 2 रखेंगे, we will get some number. f of -1, x को -1 रखेंगे, we will get some number. f को -2 रखेंगे, means function की वैल्यू at x equal to -2, so we will get some number. And similarly f of 4 फाइंड करेंगे, we will get some number. अब इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, सबसे मिनिमम जो होगी, that will be the absolute minimum value. और वो जैसे ही आप चेक करोगे वो आपको मिलेगी f of 2 पे. तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन अकर्स एट x इक्वल टू 2. तो k की वैल्यू आ गई 2. जैसे ही k की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 29 इज, कहता है इफ f of x इज गिवन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल a, b, देन राइट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल क्लियर है, वी हैव टू फाइंड इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्ट डिक्रीज. अब इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्ट इंक्रीज और स्ट्रिक्ट डिक्रीज कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है फंक्शन की डोमेन. तो अगर आप ध्यान दो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसकी डोमेन आ जाएगी ऑल रियल्स. नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट. अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा डेरिवेटिव f डैश x, दैट इज 2x क्यूब का डेरिवेटिव 6x स्क्वायर, 15x स्क्वायर का डेरिवेटिव 30x एंड 36x का डेरिवेटिव 36 एंड ऑफ कोर्स कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0. अब f डैश x जितना सिंप्लीफाई हो सके करते जाओ. क्लियरली नजर आ रहा है 6 कॉमन, तो वी विल गेट 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड इसके भी फर्दर फैक्टर्स बन रहे हैं, दैट इज x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3. अब क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? जहां डेरिवेटिव हो जाए 0 या फिर डेरिवेटिव हो जाए नॉट डिफाइंड. तो क्लियरली नजर आ रहा है डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड तो किसी भी रियल एक्स के लिए होगा ही नहीं. तो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे जहां डेरिवेटिव हो जाए 0, और वो भी नजर आ रहा है ये डेरिवेटिव 0 कहां पे होगा? व्हेन दिस फैक्टर इज 0 तो x मिल गया 2 और दिस फैक्टर इज 0 तो x मिला 3. तो ये दो मिले क्रिटिकल पॉइंट्स. अब हम रियल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. रियल नंबर लाइन आ गई, क्रिटिकल पॉइंट्स 2 and 3 मार्क करें. तो क्लियरली नजर आ रहा है इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स की हेल्प से रियल नंबर लाइन के 3 इंटरवल्स बन गए. अब इंटरवल्स कौन से? फर्स्ट वन इज 3 to infinity, दिस इंटरवल इज 2 to 3 एंड दिस इंटरवल इज -infinity to 2.
अब इनमें से कौन सा इंटरवल स्ट्रिक्ट इंक्रीज का है या कौन सा इंटरवल स्ट्रिक्ट डिक्रीज का है? फॉर दैट वी हैव टू चेक द साइन ऑफ डेरिवेटिव इन ईच इंटरवल. अगर f dash x पॉजिटिव तो दैट इंटरवल इज एन इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्ट इंक्रीज. अगर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव हुआ तो दैट इंटरवल इज एन इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्ट डिक्रीज. बट अगर आप ध्यान दो, क्वेश्चन में है इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्ट डिक्रीज इज ओपन इंटरवल a, b एंड वी हैव टू फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अगर आपने पेपर 2 की इंस्ट्रक्शंस ध्यान से रीड करी हो तो आंसर कैसा होना चाहिए? 0 से लेके 99 तक, एंड ऑफ कोर्स इंटीजर भी होना चाहिए. तो अगर ये इंटरवल स्ट्रिक्ट डिक्रीज का हुआ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आंसर रेंज में नहीं आएगा, 0 से 99 के बीच में. एंड सिमिलरली ये आंसर भी नहीं हो सकता. तो इसका मतलब सीधा सीधा नजर आ रहा है दिस मस्ट बी एन इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्ट डिक्रीज. तो कंपेयर करेंगे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आंसर आ जाएगा 13. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर 2 इज कहता राइट द नंबर ऑफ इंटेग्रल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन. तो अब अगर आप इस फंक्शन को ऑब्जर्व करो तो ये फंक्शन बना कैसे हुआ है? पहली बात तो स्क्वायर रूट फंक्शन, ये भी इन्वॉल्व है. एक्स स्क्वायर माइनस 4 पॉलिनोमियल फंक्शन एंड ये 4 कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो इट मींस ये फंक्शन बना हुआ है कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की हेल्प से. क्यों? पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस. स्क्वायर रूट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन. तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की हेल्प से और उनकी कॉम्पोजिशन की हेल्प से बना हुआ ये फंक्शन. तो इट मींस ये फंक्शन भी अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा. और वैसे भी हमें कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूटी का आता है. तो इट मींस अगर ये फंक्शन अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो ये डिसकंटिन्यूअस कहां पे होगा? जो पॉइंट्स इसकी डोमेन में नहीं है. तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए आई विल फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. तो इस फंक्शन की डोमेन के लिए, डोमेन का मतलब वो सारी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए ये फॉर्मूला डिफाइंड हो, मतलब इसका आंसर भी रियल आ जाए. अब इस पूरे फंक्शन का आंसर रियल कब आएगा? जब ये टर्म इनसाइड द स्क्वायर रूट कैसी हो? पॉजिटिव. मींस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एंड सिर्फ इतना ही नहीं, एंड इसके साथ साथ ये रूट वाली टर्म भी डिफाइंड होनी चाहिए. तो ये रूट के अंदर वाली क्वांटिटी भी होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब जैसे इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन. तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना सबसे आसान है. फैक्टर्स बनाए x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी आती है. जैसे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x लेस देन इक्वल टू माइनस 2. अब इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करूं? सबसे पहले तो ये स्क्वायर रूट हटना चाहिए. स्क्वायर रूट हटाने के लिए सबसे पहला स्टेप, आई विल एड 4 ऑन बोथ साइड्स. तो वी विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, so we will get x square minus 4 greater than equals to 16. अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड यहां पे हमेशा 0 होना चाहिए. तो सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम बोथ साइड, so we will get x square minus 20 greater than equal to 0. Now we can easily solve this quadratic inequality. अगेन इसके फैक्टर्स बनाएंगे. तो फैक्टर्स बन जाएंगे x plus 2 root 5 and x minus 2 root 5 greater than equal to 0.
अब आप इस इनइक्वालिटी को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो यू विल गेट द आंसर एज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√5 और x लेस देन इक्वल्स टू -2√5। अब ध्यान से, डोमेन के लिए हमें चाहिए वो सारी रियल वैल्यूज ऑफ x जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें एंड इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करती हुई x की वैल्यूज, मतलब दोनों को सेटिस्फाई करती हुई x की वैल्यूज। तो इट मींस हमें चाहिए इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस, और कॉमन सॉल्यूशंस नजर आते हैं अगर हम इन दोनों कंडीशंस के सॉल्यूशंस को रियल नंबर लाइन पे चेक कर लें। तो ये वाले सारे सॉल्यूशंस हैं 2 एंड -2, 2 से बड़े सारे एंड -2 से छोटे सारे। और ये वाले सॉल्यूशंस कौन से हैं? 2√5, ऑफ कोर्स 2 से बड़ा है नंबर, तो 2√5 से बड़े सारे, -2√5 डेफिनेटली लेस देन -2, तो -2√5 से छोटे सारे। बट हमें चाहिए कॉमन सॉल्यूशंस। कॉमन मतलब जो दोनों में प्रेजेंट है। ये आ गई जी डोमेन, कौन सी? -∞ से -2√5 एंड ऑफ कोर्स -2√5 इज इंक्लूडेड। और कौन से आए? 2√5 से इंफिनिटी एंड ऑफ कोर्स 2√5 दोनों में इंक्लूडेड है। ये सारे और ये सारे, तो इनको यूनाइट करा, ये आ गई फंक्शन की डोमेन। अब आप बता दो, इस डोमेन को देखते हुए ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो डोमेन में नहीं है? क्लियरली नजर आ रहा है, -2√5 से लेके 2√5, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे डोमेन में इंक्लूड नहीं हुए। कौन से? -2√5 से लेके 2√5। अब ध्यान से, ये बहुत सारे रियल नंबर्स हैं इस इंटरवल में, इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स, बट हमें कौन से ढूंढने हैं? ओनली इंटेग्रल पॉइंट्स, वो भी इस इंटरवल के अंदर। अब आप इन नंबर ऑफ इंटेग्रल पॉइंट्स इजीली ढूंढ सकते हो। जैसे ही काउंट करोगे नंबर ऑफ इंटेग्रल पॉइंट्स इन दिस इंटरवल, आंसर टर्न्स आउट टू बी 9। So with this, the discussion of paper 2 is over. I hope you enjoyed this discussion. So please like this video and do share this video with your friends.